नमस्कार दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि विपक्ष के दल भले ही कितनी ही एकजुटता का प्रदर्शन कर ले, लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो एक दूसरे के वोट ट्रांसफर करना है। यह चुनौती सीटों के बंटवारे से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। आप एक उदाहरण पर गौर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए की राह पर है। वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एक साथ लाकर बीजेपी को हराने के सपने देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपनी इस राजनीति को साधने के लिए एक कंधा ढूंढा है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए अपनी इस राजनीति को दिशा देना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के पास मौजूदा बचे कुचे उसके अपने वोट बैंक को भी तबाह कर देंगे। सबसे पहले तो आप इस बात पर गौर कीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी के काल से ही ओबीसी और दलित राजनीति की है। इस वोट बैंक में उसकी अच्छी पकड़ मानी गई है, मानी जाती रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मायावती के साथ रहते हुए उनके साथ दलित और ओबीसी के कई बड़े चेहरे थे। 2017 के यूपी चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदला, वो बीजेपी के साथ आ गए। तब तक भी ओबीसी दलित नेताओं का वोट उनके साथ रहा, लेकिन जैसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले वो सपा के साथ आ गए, इस वोट बैंक ने स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़ दिया। उनके करीबी नेता तो उनके साथ सपा में आ गए, लेकिन उनका वोट बैंक साथ नहीं आया। इसके पीछे एक ही वजह है, अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति करते हैं और यादव वोट बैंक के साथ दलित वोट बैंक आ ही नहीं सकता है। अति पिछड़ा वोट भी नहीं आएगा। इसके लिए अखिलेश यादव चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। वोट बैंक का अपना एक मनोविज्ञान होता है, वो कहां जुड़ सकता है कहां नहीं जुड़ सकता, यह समझने की बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए यह जो इंडिया गठबंधन बना है, यह इंडिया गठबंधन के बहुत सारे दल ऐसे हैं जिनका वोट बैंक आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। वह चाहे बंगाल की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, केरल की बात हो, बिहार में भी कुछ दलों की बात हो, उत्तर प्रदेश में तो इस पर तमाम प्रयोग हो चुके हैं। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो बीजेपी के साथ आते हैं तो वोट बैंक साथ आ जाता है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ जाते हैं तो वोट बैंक साथ नहीं जाता है। और चाहे कितनी ही कोशिश कर ले वो, और चाहे कितने ही स्वामी प्रसाद मौर्य मोर्चा संभालने के लिए लग जाए, लेकिन यह वोट बैंक अखिलेश यादव के पास आएगा नहीं। अगर वो बहुत ज्यादा जिद पर अड़ेंगे तो हो सकता है यादव भी धीरे धीरे अखिलेश यादव के पास से चले जाए। यह बहुत ही साफ सी बात है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से दलित और ओबीसी वोट बैंक को तो नहीं जोड़ पा रहे हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया है कि उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर पहले बौद्ध मठ हुआ करता था, इसे हिंदुओं ने तोड़कर मंदिर बना दिया। वो इसके साथ ही यह भी कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी स्थिति में धार्मिक स्थल थे, उसे ही यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है। आपको पता ही है, इस समय उत्तर प्रदेश के बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मुद्दा बहुत ही गर्म है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद चर्चा का केंद्र बनी हुई है। मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद श्रृंगार गोरी की रोज पूजा अर्चना की मांग की गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर पर निर्मित है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एएसआई को सर्वेक्षण का निर्देश वाराणसी की जिला अदालत ने दिया। यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, उसे यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है। यानी वो उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान के जरिए यह भी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे नहीं करना चाहिए, इसको यथास्थिति में रहने दिया जाना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर वहां पर मंदिर रहा है, इसकी खोज नहीं की जानी चाहिए। यह स्वामी प्रसाद मौर्य कहना चाह रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं। हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से मुस्लिम समाज खुश हो जाए और वह हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अखिलेश यादव को वोट कर दे, लेकिन अखिलेश यादव को केवल मुस्लिम समाज ही वोट नहीं करता है। और साफ सी बात है, अखिलेश यादव केवल मुस्लिम समाज के वोट बैंक से कुछ हासिल भी नहीं कर सकते राजनीतिक तौर पर। और यह मुस्लिम वोट बैंक भी अखिलेश यादव के पास उसी दिन तक है जब तक कोई अन्य दल बीजेपी के खिलाफ खड़ा नहीं होता है मजबूत स्थिति में। जिस दिन मुस्लिम वोट बैंक को
किसी अन्य को लेकर यह भरोसा हो जाएगा कि वो बीजेपी को हरा सकता है, तो यह वोट बैंक अपने आप ही वहां पर चला जाएगा, अखिलेश यादव को छोड़ देगा। इसीलिए यह मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव के पास इसलिए नहीं है कि वो अखिलेश यादव है, यह वोट बैंक उनके पास इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते हैं। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ अभी मुसलमानों के पास वोट करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। जिस दिन यह विकल्प बनेगा या मिलेगा, मुस्लिम वोट बैंक अपने आप अखिलेश यादव को ही छोड़ देंगे। ये बहुत सीधी सी और साफ सी एक गणना है। लेकिन मैं तो बात कर रहा था वोट ट्रांसफर की। विपक्ष का यह जो इंडिया गठबंधन बना है, इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए, इसकी सबसे बड़ी चुनौती संयुक्त घोषणा पत्र भी नहीं है। इसको तो ये नेता किसी भी तरह लड़ झगड़ कर ही लेंगे। सीटों का बंटवारा भी किसी तरह लड़ झगड़ कर ही लेंगे, क्योंकि इन दलों के सामने अस्तित्व की लड़ाई है। इस बार ये लोग नहीं जीते तो बीजेपी इनमें से आधे के करीब को 2029 के चुनाव से पहले निपटा देगी, या यूं कह सकते हैं कि ये खुद ही निपट जाएंगे। इन दलों के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, चुनौती है, वो है वोट ट्रांसफर। सीटों के बंटवारे के बाद एक दूसरे को, इन दलों के वोटर एक दूसरे के खिलाफ वोट करते रहे दशकों से। उत्तर प्रदेश में पहले भी कई गठबंधन हुए हैं जो कि इसलिए फेल हुए क्योंकि आपस में वोट ट्रांसफर नहीं हुए। बिहार, बंगाल, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, जैसा कि मैंने कहा, इन सभी राज्यों में यह इंडिया गठबंधन को दिक्कत पेश आने वाली है। कई सारे दल है जो एक दूसरे के यहां बिल्कुल भी, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनका वोटर एक दूसरे के यहां जा ही नहीं सकता। जो सालों से एक दूसरे के खिलाफ वोट करते रहे, वो एक साथ आकर कैसे वोट कर सकते हैं? यह तो साफ सी समझने वाली बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 2024 के लिए बीजेपी को इतनी बड़ी चिंता नहीं है जितनी बड़ी चिंता इंडिया गठबंधन को अभी भी है। भले ही कोई कुछ भी परसेप्शन बनाए, भले ही कोई कुछ भी कहे, इंडिया नाम रख लेने मात्र से कई लोगों का कहना है कि आधी लड़ाई जीत ली गई है। लेकिन लड़ाई आधी हो या पूरी, वो सारी जमीन पर जाकर लड़नी है। 2024 में जमीनी समीकरण साधने हैं, और जमीनी समीकरण इंडिया गठबंधन के लिए साधने इतने आसान काम तो नहीं है। यह सही बात है कि इस बार बीजेपी भी चिंता में दिख रही है, लेकिन बीजेपी की आधी चिंता उस समय दूर हो जाती है जब इंडिया गठबंधन के दलों में आपसी लड़ाई की तस्वीरें, खबरें सामने आती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।